जैसे कि ज़्यादातर लोग बाबाओं के कहने पे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, साल साल भर अपने आप को दमन करते रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब उनके अंदर एक क्रोध आता है कि मैं अपने शरीर के साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ, और फिर आके वो बोलते भी है कि मैंने इस बाबा के कहने से किया। मतलब उन्हें समझ नहीं होती कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, बस ब्रह्मचर्य का पालन करने से मुझे ताकत मिलेगी, बल मिलेगा, और इसलिए मुझे ऐसा करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज एक ऐसा विषय है जिस पे बात करने से सब सकुचाते हैं। ठीक है, मन में तो रहता है सवाल, लेकिन सबके सामने बात करने में बहुत झिझक होती है, और एक तरह से ये समझा जाए कि खुल के बात ना करने की वजह से बहुत सी धारणाओं के गुलाम हो जाते हैं और अपने ही जीवन को नष्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे। हाँ, आप लोग संदीप या गणेश जी, आप भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, बात तो कर पाएंगे। खाना खा रहे हैं क्या? ठीक है, तो बात करेंगे, क्या वीर्य का प्राकृतिक स्खलन होने देना ठीक है या दमन करना जरूरी है ना? तो ये जो धारणा होती है किन किन लोगों के बीच, मतलब आप लोग इस चीज़ को किस तरह से लेते हो? क्या इसके लिए कोई धारणा है कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए? अब किससे पूछूं? आप तो खाना खा रहे हो। कैसे हाँ, तरीके से बॉडी में जनरेट होता है। अभी कोई फैसिलिटी नहीं होती, इसके कारण वो करने पड़ेगा को स्टोर करके रहेगा। देखो, प्रकृति में प्राकृतिक तरीके से अगर आप जीवन जियोगे ना, तो कोई चीज़ स्टोर हो ही नहीं सकती आपके शरीर में। मतलब आपके शरीर से बाहर जाने का तरीका प्राकृतिक है, उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? लेकिन बाहर तो देखते हैं तो वो चीज मतलब मां चाह के भी उसमें आपसे करना चाहता है। ये भी एक प्राकृतिक है, इसे समझना पड़ेगा। ये अट्रैक्शन भी प्राकृतिक है, आकर्षण भी प्राकृतिक है ना? हर चीज़ प्राकृतिक है, लेकिन फिर ये जो मैं आता है कि मैं करता हूँ, मैं रोकता हूँ, मैं दमन करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें आती हैं कि नहीं आती हैं? ये बताइए। हाँ हाँ, ये भी। और ज़्यादातर आपके जो साधु संत होते हैं, महात्मा होते हैं, अगर आप उनकी शरण में जा रहे हो तो सबसे पहले वो आपको यही प्रक्रिया बताते हैं कि ब्रह्मचर्य करना है ना? आवाज़ कहाँ से आ रही है? चलो ठीक है, तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य नियम पालन करना है, पर ये नहीं बताया जाता कि ब्रह्मचर्य क्या है। हम क्या समझते हैं कि अपने वीर्य को रोक लेना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है, उसे बहने नहीं देना, उसे स्खलित नहीं होने देना। फिर हम उसमें क्या करते हैं? दमन करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं कि नहीं करते? है ना? तो ये चीज़ें हम आज समझेंगे। और किशोरावस्था जो कि बाल्यावस्था होती है, उसमें भी बहुत से बच्चों को ये समझ नहीं होता है, तो वो कैसे अपने जीवन को जी सकते हैं, उनके लिए भी है, और युवावस्था में भी, और आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप सभी लोग कहीं ना कहीं अकेले हो और आपको लगता है कि अकेले जीवन कैसे कटेगा। समझ रहे हैं? कैसे हम अकेले ज़िंदगी जी सकते हैं, क्योंकि प्रकृति में तो जोड़े से रहना बताया गया है। जैसे हम पशुओं को भी देखते हैं, इंसानों के भी स्त्री और पुरुष होते हैं, तो बिना जोड़े के हम अपनी ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं? है ना? इसकी कल्पना करना भी हमारे लिए असंभव लगता है कि अगर हमारे पास कोई पार्टनर नहीं है तो हम अपनी ज़िंदगी कैसे जिएंगे? हमारी ज़िंदगी में फिर बचेगा क्या? हम करेंगे क्या? कैसे रहेंगे? ख्याल आता है ये कि नहीं आता? हाँ, तो इसके लिए मैं कुछ चीज़ें हैं जो मेन यहाँ बताऊंगी, फिर आप लोग सवाल कर सकते हैं। आपको पूरा जवाब दिया जाएगा। सवाल वही कीजिएगा जो आपके भीतर से आ रहा है ना? ये नहीं कि लोग क्या कहते हैं। हाँ, लोग क्या कहते हैं, अगर धारणा है तो उसे भी आप बता सकते हैं कि आप किस धारणा के गुलाम हो और कौन सी धारणा को लेके आप चल रहे हो। ठीक है, देखो, किशोर या युवावस्था में स्खलन प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसे रोकना पूरी तरह आवश्यक नहीं है।
पूरी तरह रोकना आवश्यक नहीं है, ठीक है। दमन तभी जरूरी है जब इच्छा अत्यधिक बढ़कर मानसिक असंतोष और अव्यावहारिक प्रवृत्ति पैदा करे। मतलब दमन तब करना है जब यह इच्छा अत्यधिक बढ़ जाए, मानसिक असंतोष बन जाए कि आप कुछ भी कर लो लेकिन आपको संतुष्टि नहीं मिल रही, और अव्यावहारिक हो जाए, जो व्यवहार में है ही नहीं, प्रवृत्ति पैदा करे, जैसे कि रेप होता है या किसी के साथ जबरदस्ती करना, किसी के बिना मर्जी के साथ, या फिर छोटी बच्चियों के साथ जो किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है, ये सब इंसान का दुर्व्यवहार है, समझ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दमन जरूरी है। उस वक्त अपने शरीर को बिल्कुल नहीं छोड़ देना चाहिए कि प्राकृतिक है तो जैसा मन करे वैसा करो, है ना, वो प्राकृतिक नहीं है। यहाँ पे लाइव है पुष्पेंद्र जी, आपको भी यहाँ से सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कितनी एज तक करना उचित है, चलिए इस पे भी हम बात करते हैं। युवावस्था, किशोरावस्था, तो इसका असर जीवन की जिम्मेदारियों, पढ़ाई, कार्य और मानसिक शांति पर पड़ता है। अगर इसका असर आपके जीवन की जिम्मेदारियों और पढ़ाई, कार्य और मानसिक शांति पर पड़ता है तो दमन करना चाहिए, ठीक है। दमन को अत्यधिक कठोर या डर के साथ ना करना चाहिए, ठीक है। दमन को क्या करना है कि अत्यधिक कठोर या डर के साथ नहीं, है ना, स्वेच्छा से और समझ के करना चाहिए। यह तनाव और अपराध बोध ला सकता है। अगर आप जबरदस्ती करोगे ना तो ये या तो तनाव लाएगा या अपराध बोध में ले जाएगा आपको। जैसे कि ज़्यादातर लोग बाबाओं के कहने पे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, साल साल भर अपने आप को दमन करते रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब उनके अंदर एक क्रोध आता है कि मैं अपने शरीर के साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ, और फिर आके वो बोलते भी है कि मैंने इस बाबा के कहने से किया। मतलब उन्हें समझ नहीं होती कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, बस ब्रह्मचर्य का पालन करने से मुझे ताकत मिलेगी, बल मिलेगा, और इसलिए मुझे ऐसा करना है, ठीक है। तो क्या दमन करना गलत है? सवाल ये आता है कि जैसे बताया जाता है तो क्या ये दमन करना गलत है? तो सत्य दृष्टि से दमन गलत नहीं है यदि यह संतुलन और संयम के लिए हो, है ना। गलत तब होता है जब व्यक्ति कठोरता, भय या अपराध बोध के कारण पूरी ऊर्जा दबा देता है। यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। अगर यह नुकसान पहुंचाता है मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को तो इसे दमन करना चाहिए, लेकिन कठोरता, भय या अपराध बोध के कारण अपनी पूरी ऊर्जा को नहीं दबाना है, ठीक है। पूरी ऊर्जा मतलब जो भी आपके शरीर में एनर्जी बन रही है, अगर वो अधिक हो जाएगी तो वो शरीर से बाहर भी निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेती है, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप अगर उसे निकलने से रोक रहे हो तो दमन कहलाता है, ठीक है ना। अगर अपने आप प्राकृतिक, नेचुरल कोई चीज़ आपके शरीर से बाहर निकल रही है, अब जैसे अगर बात करें कि आपको बाथरूम आ रही है, टॉयलेट जा रहे हो, अब आपका पेट दर्द कर रहा है या बाथरूम बहुत तेज आ रही है, आप रोक लो उसको, तो वो फिर क्या बनेगा, आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। तो वैसे ही ये भी एक प्रक्रिया है जो अपने आप अपने नेचुरल तरीके से बाहर जाती है, अगर अधिकता हो गई हमारे शरीर में तो। लेकिन अगर हम उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे शरीर का नुकसान होगा, मानसिक संतुलन बिगड़ेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा। कैसी स्थिति हो जाती है लोगों की, सोचिए। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक अकेला व्यक्ति, हाँ फीलिंग आती है, हाँ, तो आदमी उसके रास्ते देखता है, कोई पिक्चर देखता है, वीडियो देख लेता है, मतलब ये स्ट्रेस कम करता है ना। नहीं, अभी आगे मैं कुछ और भी बताने वाली हूँ कि ऐसी स्थिति में आपको कैसे अपने ऊर्जा को सही दिशा में ले जाना है, ठीक है। अगर आप ऐसे जिएंगे तो कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल और है जो आपका है कि एक अकेला व्यक्ति बिना दमन के यौन इच्छा के साथ कैसे जिए, ठीक है। जो आप बता रहे हैं कि मन नहीं लगता, या तो कोई चीज़ मूवी देखने लगता है या कुछ भी करने लगता है, तो अकेला व्यक्ति जो अकेला है, जिसका पार्टनर नहीं है, वो कैसे जिए, ठीक है। तो पहले स्वयं को जाने और समझे, खुद को जाने और समझे, मैं कौन हूँ और मेरी इच्छा क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरे जीवन में मुझे किस काम के लिए इस धरती पे भेजा गया और मुझे क्या करना है, ये सबको पता होना चाहिए। जिसे नहीं पता है वो दिशाहीन है, वो व्यक्ति फिर व्यक्ति कहलाने के लिए नहीं है। क्योंकि खाना पीना सोना तो पशु भी करते हैं, बच्चों को जन्म देना पशु भी करते हैं, फिर इंसान होने का मतलब क्या है, इंसान के पास चुनाव होता है ना। पशु जैसा जीवन तो अपने आप, मतलब आप जब जन्म लेते हो तो उसी प्रकृति में होते हो, पशु की प्रकृति में होते हो, तो आप जो भी करोगे वो ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। लेकिन फिर आप इंसान हो, आपके पास चुनाव है ना, कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, ये भी आपके हाथ में है ना। मनुष्य के पास सबसे बड़ा हथियार चुनाव का हथियार है। अगर आप सही चुनाव नहीं लोगे तो नीचे की ओर जाओगे, मतलब मनुष्य या तो नीचे जा सकता है या ऊपर जा सकता है।
आपका चुनाव ही आपको नीचे या ऊपर ले जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा चुनाव करते हो जो आपको निचले तल पे ले जाता है तो आपका जीवन नर्क की ओर जाएगा। अगर आप ऐसा चुनाव करते हो कि आपका जीवन आपको ऊपर उठाता है तो आप यही धरती पे ही स्वर्ग का अनुभव करोगे। ये आपके चुनाव पे डिपेंड करता है कि आप कैसा चुनाव करते हो और आपका जीवन कैसा होगा। ठीक है, फिर है स्वयं को जाने और समझे। इच्छा स्वाभाविक है लेकिन व्यवहार पर नियंत्रण आपका है। इच्छा तो प्राकृतिक है, जैसे बोलते हैं ना, इच्छा आती है तो हम ये देखने लगते हैं वो देखने लगते हैं, लेकिन देखने की बजाय आपके पास और भी तो चुनाव होते हैं कि आप कुछ और भी कर सकते हो, अपने मन को कहीं और भी लगा सकते हो। ये चीज़ आपके हाथ में है। तो आप अपने शरीर के हिसाब से क्यों चलते हो, है ना। आप जानवर थोड़ी हो कि जानवरों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो वैसा ही करेंगे जो उनको प्राकृतिक इच्छा आ गई, है ना। आप तो इंसान हो, आप अपनी ज़रूरतों को समझ सकते हो, अपनी ऊर्जा को कहीं और लगा सकते हो, आप में वो ताकत है। ठीक है, कि आपकी ऊर्जा आपको परेशान ना करे। तो ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करें। कहाँ कहाँ करना है, पढ़ाई में, बच्चों के लिए जैसे है कि पढ़ाई है, काम है, कला है, योग है, ध्यान है और शारीरिक व्यायाम है। अगर इन पे बच्चों का मन लग जाए तो प्राकृतिक जो ये इच्छा आती है ना, ये उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करती, है ना। कभी कभार हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में एक आध बार अगर ये इच्छा आई भी तो उसका प्राकृतिक तरीका भी है बाहर जाने का, कोई चीज़ परेशान नहीं करती। लेकिन उनका मन कहाँ लग रहा है। अब किसी का मन पोर्न वीडियो में ही देखने में लग गया, दिन भर वो उसी में घुसा रहेगा, तो उसका शरीर कैसा हो जाता है, आप देखो कि उसका शरीर कैसा हो जाएगा, है ना। वो अपनी सारी ऊर्जा नष्ट कर देता है। तो प्रकृति ये नहीं कहती कि आप सारी ऊर्जा नष्ट कर दो, समझ रहे। आपके पास और भी तो उपाय है ना कि आप कुछ और कर सकते हो। आप क्यों पोर्न वीडियो देखते हो, आप उसके जगह पढ़ाई कर सकते हो, आप उसकी जगह काम, कला, योग, ध्यान और शारीरिक व्यायाम में मन लगाओ ना। क्यों नहीं लगा पा रहे हो, इस कारण को जानना है कि आप कौन हो, आपका माहौल कैसा है, आपकी परवरिश कैसे हुई है, आपको कितना ज्ञान है, कितना शिक्षा दी गई है इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, प्राकृतिक स्खलन को स्वीकार करें, अपराध बोध नहीं है। सिर्फ प्राकृतिक स्खलन को स्वीकार करें, ये कोई अपराध नहीं है, है ना, इसमें अपराध बोध नहीं है। बात समझ में आ रही है। अगर अपने आप नेचुरल कोई चीज़ हो रही है उसमें कोई अपराध नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो आप जानबूझ के करते हो वो अपराध कहलाता है। ठीक है, आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करते हो, नष्ट करते हो, ये चीज़ याद रखना। अपनी ऊर्जा को आप सही दिशा में लगाओ जहाँ से आपको आनंद आए। अब आप देखो कि आप अगर नेचुरल तरीके से नहीं, आप प्राकृतिक तरीके से इसका नाश करोगे तो उसके बाद आपको क्या होता है, डिप्रेशन होता है, टेंशन होता है, तनाव होता है, मुझसे कुछ गलती हो गई, ये अपराध बोध होता है, समझ रहे। लेकिन अगर इसे सही दिशा में लगाओगे तो आपको एक गर्व महसूस होता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया, मैंने किसी की मदद की, मैंने अपने लिए कुछ बेहतर किया, अपने आप को मैंने ऊपर उठाने की दिशा में कुछ काम किया। बात समझ रहे, वो चीज़ आपको आनंद देती है। जितना आनंद आपको इससे व्यर्थ गवा के नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा आनंद इसको सही दिशा में लगा के मिलेगा। समझ में आ रही है बात। चलिए, एक तो ये हो गया। यदि इच्छा बहुत बढ़ती है तो स्वच्छ और सुरक्षित तरीके से स्खलन करना प्राकृतिक है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो स्वच्छ और सुरक्षित तरीके से इसका ध्यान रखना है। ठीक है, मन और विचारों को संतुलित रखें, कल्पना या फालतू विचारों में अत्यधिक डूबना ना करें, है ना। क्योंकि ऐसे में फिर कल्पनाएं करना, इंसान कल्पना करने लगता है, मैं उस पार्टनर के साथ था, मैं ऐसा था, या फिर पोर्न मूवी का कल्पना करने लगेगा, ऐसा है वैसा है। तो ऐसे में जब आप डूब जाते हो तो आप जो नहीं चाहते वो भी आप करना शुरू कर देते हो। तो अपने आप को इनसे बचाना है। ठीक है, संयम और जीवन जिम्मेदारी बनाए रखें। संयम और जीवन, संयम होना चाहिए, कितना, कब और कैसे। ठीक है, और जिम्मेदारी की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मुझे दिन भर कैसा अपना बिताना है, ये चीज़ होना चाहिए। दिनचर्या, अध्ययन और सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ जीवन जीना शुरू करें। अगर आप ऐसा जीवन जीते हो तो कभी भी ये चीज़ें आपको परेशान नहीं कर सकती। ठीक है, कैसा कि आपकी दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए, अध्ययन होना चाहिए, सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ समाज में आप क्या कर सकते हो जो समाज के लिए सही हो, अच्छा हो और आपके लिए भी अच्छा हो। ठीक है, ऐसा जीवन जीना है। तो इसका जो कुल मिला के सारांश है कि वीर्य का स्खलन प्राकृतिक है, दमन जरूरी नहीं है। संयम और संतुलन महत्वपूर्ण है, संयम भी होना चाहिए और संतुलन भी होना चाहिए। अकेला व्यक्ति अपने मन, शरीर और ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर संतुलित जीवन जी सकता है। ब्रह्मचर्य या संयम का अर्थ न केवल दमन बल्कि ऊर्जा का सही उपयोग और मानसिक शांति है। ठीक है, ये पूरी ऊर्जा है। अगर आप इसका सही इस्तेमाल करते हो तो ये आपको इतना परेशान नहीं करेगी। यहाँ तक हो सकता है कि एक एक हफ्ते आपको याद भी ना आए अगर आप सही दिशा में काम करते हो। समझ रहे? तो अब आपको देखना है कि आपको अपना कैसा जीवन जीना है और इसमें कौन कौन सी धारणाओं में आप बंधे हो, कैसा जीवन आप जी रहे हो, उसके बारे में आप सवाल कर सकते हो। ठीक है,
मैडम अभी मुझे आपका मैच्योर है, आवाज आ रही मेरी क्लियर? हाँ हाँ आ रही। तो हाँ, वही चाहते हैं कि वो पार्टनर है जिसके साथ में इमोशन शेयर किया जा सके हफ्ते में 1-2 बार, और जो हमारा जो इंटर्न है उसका वो फैमिली हैप्पीनेस के लिए प्रॉपर यूज हो। बाकी तो अभी वो अनजस्टिस हो रहा है किसी पार्टनर की वजह से, वही प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करना है। देखो, अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है तो आपको खोजना नहीं है, ढूंढना नहीं है, सिर्फ अपनी शारीरिक ज़रूरत के लिए। मैंने क्या बोला कि शारीरिक ज़रूरत आपकी प्राकृतिक तरीके से बाहर हो जाएगी, उसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर सोच रहे हो ना तो इसका मतलब आप सही दिशा में काम नहीं कर रहे हो। आप ना अध्ययन कर रहे हो, ना आप समाज के लिए कुछ कर रहे हो, ना आप अपनी दिनचर्या में, ना अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जो आपके जीवन को बेहतर और सही दिशा दे, है ना। इसीलिए आप सिर्फ इसी पे अटक के रह गए हो। बात समझ में आ रही? जिसको जीवन में आना होगा वो आएगा, जिसको नहीं आना नहीं आएगा। आपको तलाश नहीं करना है। अगर तलाश कर रहे हो तो फिर आप नर्क की ओर ही जा रहे हो। कोई भी आपकी इच्छा पूरी इस दुनिया में नहीं कर सकता। हाँ, ये चीज़ें हैं कि आप किसी लक्ष्य में हो, किसी उद्देश्य में हो, कोई साथ चल रहा है, अगर साथ चलते चलते कुछ हो गया वो अलग बात है। लेकिन सिर्फ इसी के लिए अगर आप पार्टनर ढूंढ रहे हो ना तो कभी भी आप सही तरीके से खुश नहीं रह सकते हो। ठीक है? सामने वाले की तो नीड रहेगी ना मैडम, जैसे आपने कुछ नीड है। नीड के लिए रिश्ता नहीं बनाना है। मैंने क्या बोला? नीड के लिए रिश्ता नहीं बनाना है। रिश्ता का बनाने का कोई उद्देश्य होना चाहिए, जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए। अगर उस लक्ष्य में दोनों साथ चल रहे हो तो रिश्ता बनाना है। ज़रूरत के लिए रिश्ता नहीं बनाना, क्योंकि कोई किसी की ज़रूरत इस दुनिया में पूरी नहीं कर सकता। अगर आप अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए सक्षम नहीं है, आप अपने आप में खुश नहीं हैं, आप अपने आप में संतुष्ट नहीं हैं, तो कोई भी आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। ठीक है? ठीक है, लक्ष्य के बारे में सोचिए। हाँ, सिर्फ नीड ही नहीं रहेगी, लक्ष्य भी रहेगा साथ। हाँ, लक्ष्य होना चाहिए। हाँ, जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। उसमें अगर स्त्री पुरुष साथ चल रहे हैं, साथ चलते चलते जैसे भूख लगी तो खाना खा लिया, वैसे ही अगर कुछ हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सिर्फ इसी के लिए रिश्ता बनाना ये गलत है। ठीक है? हाँ, सिर्फ इसके लिए रहेगा, बाकी व्यक्तिगत लक्ष्य भी रहेगी। हाँ, कॉमन में साथ में हेल्प कर सकते हैं। हाँ, बस ये समझिए कि आप जो इच्छा करोगे ना वो इस दुनिया में पूरी नहीं हो सकती। कामना, इच्छा हमेशा अधूरी ही रहेगी, वो कभी पूरी नहीं होगी, चाहे आप जितना भी उसे कर लो। ठीक है? ये याद रखना है। हाँ, तो इसी तरह से हमें अपने बच्चों को भी एक लक्ष्य देना है कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, उनका उद्देश्य क्या है। जब उनका मन पूरी तरह से उस पर होता है ना तो फिर ये चीज़ें इतना उन्हें अट्रैक्शन की ओर नहीं ले जाती। ठीक है? और इसीलिए पढ़ाई होती है, स्कूल होता है, 4-6 घंटे स्कूल, फिर खेल कूद हो गया, कला हो गई, तो वो इतने बिजी रहते हैं कि उनकी ऊर्जा सब उसमें चली जाती है ना। शरीर को जितना आप मतलब नकारा निकम्मा रखोगे उतना ज़्यादा ये शारीरिक इच्छा होती है। लेकिन जितना ज़्यादा आप बाहर मेहनत करते हो, इस शरीर को तोड़ते हो ना, उतना ये इच्छाएं कम होती है, क्योंकि ये ऊर्जा है। अगर ये शरीर में एकत्रित होगी तो कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगी। ठीक है? और फिर आप उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देते हो, है ना। सब भूल भाल के दिन भर आप फिर इसी में लग जाते हो। ये गलत है। ठीक है? हाँ, देखो, ये सब बातें मैं यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ कि इंसान बहुत धारणाओं का गुलाम है ना। तो हमें अगर ज़िंदगी जीना है तो हमें हर धारणा से बाहर निकलना होगा। हमें अपने आप को समझना होगा, अपने शरीर को समझना होगा, अपने नेचर को समझना होगा, अपने अंदर की जो भाव है, खुशी है, किस चीज़ से आती है, क्या करने से हमें शांति मिलती है, आनंद मिलता है, क्या करने के बाद हमें पछतावा होता है या हम गिल्ट में चले जाते हैं, किस वजह से हम अपराध बोध मानते हैं कि हमसे कुछ गलत हो गया है, क्या वाकई में हम अपराध कर रहे हैं या हमें दुनिया ने बताया है कि हम अपराध कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? ये सब समझना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझोगे तो जिंदगी जी ही नहीं पाओगे। ठीक है? हम भगवान, हाँ बोलिए। इसी धारणा है कि शादी से पहले कुछ करना ही नहीं है, आपको सब उल्टा हो गया। शादी से पहले सब लोग शादी के बाद में अच्छा हो गया। तो ये समाज ने नियम बनाया था ना, ताकि समाज में एक व्यवस्था बनी रहे,
है ना। अगर ऐसा छूट दे दिया जाए तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। सोचो कि समाज कैसा होगा, क्योंकि देखो अगर ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, व्यक्ति समझ नहीं है, व्यक्ति के पास विवेक नहीं है, तो वो व्यक्ति एक जानवर की तरह जिंदगी जीता है। तो उसे जानवर बनने से रोकने के लिए कुछ तो नियम बनाने पड़ेंगे ना समाज को। लेकिन जो आत्मज्ञान की राह पे चल रहा है, जो ज्ञान की राह पे चल रहा है, वही व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने के लिए। हर व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता नहीं है। बात समझ में आ रही है? हाँ मैडम, अभी कल्चर कैसा है कि सब अट्रैक्शन के बेस पे चल रहा है, शादी से पहले सब हो जाए, बाद में देखिए। हाँ, अगर व्यक्ति अज्ञानी है और जानवर के तल पे ही जिंदगी जी रहा है तो उसको बांधने और रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा ना। इसलिए समाज ऐसा बनाया जाता है। पर समाज के नियमों का पालन वो नहीं करते जो सही दिशा में होते हैं, जो अपने आप को जानने की दिशा में होता है। कभी बुद्ध ने समाज के नियमों का पालन नहीं किया, कभी ईसा मसीह ने समाज के नियमों का पालन नहीं किया। वो तो हमेशा समाज के नियमों को तोड़ते हैं, क्योंकि समाज हमेशा आपको गुलाम बनाने के लिए नियम बनाता है, ताकि आपको रोका जा सके, आपको कंट्रोल किया जा सके, आपको बांधा जा सके, है ना। और बांधना जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं बांधेंगे तो लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अगर समाज के नियम ना हो और इंसान जानवर पने पे आ जाए तो फिर लड़कियों का, महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। सब अपनी अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीने लगेंगे तो, है ना। इसलिए नियम, कानून, समाज, ये व्यवस्था उनके लिए है जो अज्ञानी होते हैं, ठीक है, जो ज़िंदगी को नहीं समझते, जो अपने आप को नहीं जानते, उनके लिए ठीक है। लेकिन जो अपने आप को जानने की दिशा में है, जिसको घुटन हो रही है, जिसको बंधन लग रहा है, उसको समझना पड़ेगा कि मुझे कैसी ज़िंदगी जीना है। और फिर ताकत होनी चाहिए। जैसे कि देखो हम भगवान की पूजा करते हैं, राम की, कृष्ण की, हनुमान की, सबकी, तो इनके अंदर क्या है? इनके अंदर एक ही खास बात है कि इनके अंदर ताकत है, ऊर्जा है, और वो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, है ना। इसलिए वो भगवान कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? तो हमें अपने अंदर, हर व्यक्ति भगवान की तरह है, हर व्यक्ति के अंदर वो ताकत है, बस उसे जानने की ज़रूरत है। हम जानते नहीं, इसलिए हम गुलाम बन के रह जाते हैं। या तो हम शिकायत करते पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, और या तो हम फिर अपने आप को कोसते हुए कि मेरा किस्मत ख़राब है, मैं गलत घर में पैदा हो गया, मुझे मेरी ज़िंदगी में मौका नहीं मिला, ऐसे कर कर के हम पूरी ज़िंदगी विक्टिम बन के गुजार देते हैं, है ना। तो आप लोग ऐसी ज़िंदगी ना जियो, इसके लिए ये एजुकेशन आपको दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। देखो यहाँ पे आने के बाद भी अगर आप धारणाओं की बात करो या मजबूरियों की बात करो तो फिर इसका मतलब आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये एजुकेशन क्या चीज़ है ना, इसकी ताकत क्या है। इस ताकत को आपको अपने अंदर धारण करना पड़ेगा और अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति बनाना है जो किसी की शिकायत नहीं करता, जो किसी को दोष नहीं देता है, जो खुद की जिम्मेदारी लेता है कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है ना वो सिर्फ मेरे कारण हो रहा है, मेरे चुनाव के कारण हो रहा है। किसी ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने चीज़ों को पकड़ रखा है। क्यों पकड़ रखा है? क्योंकि आपका कहीं ना कहीं उससे कोई ना कोई स्वार्थ होता है, कोई ना कोई लालच होता है, कुछ मिल रहा होता है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते हो। उस लालच, उस स्वार्थ को ना छोड़ने की वजह से आप उसी व्यक्ति को या वस्तु को पकड़ के रखते हो और फिर आप कहते हो कि मेरा जीवन नर्क बना हुआ है। आपने पकड़ा है, आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ये आपके हाथ में है, समझ रहे? अगर जिस चीज से दुख हो रहा है उसे आपने क्यों पकड़ रखा है? कुछ तो कारण है ना, उस कारण को जानिए, समझिए क्या वो जायज कारण है। अगर वो सही कारण होता तो फिर आप दुखी क्यों हैं? आप तो आनंद में होने चाहिए। अगर दुख मिल रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। सत्य और असत्य के बीच में यही फर्क है। अगर आप गलत रास्ते चलोगे तो दुखी रहोगे, अगर आप सही रास्ते चलोगे तो आनंद में रहोगे। दुख सुख आता जाता रहेगा लेकिन आपके अंदर शांति रहेगी, आनंद रहेगा, एक समझ रहेगी, एक बोध रहेगा, ठीक है। जो बोध होता है ना वो आपको दुख में भी शांत रखता है और सुख में भी शांत रखता है। ना आप दुख में ज़्यादा विचलित होते हो और ना सुख में ज़्यादा उछलते हो। आपको पता है कि ये दुख सुख क्षणिक है, आज दुख है तो कल सुख आएगा, कल सुख है तो दुख भी आएगा, है ना। जिस तरह से मौसम बदलते हैं, जिस तरह से दिन रात होते हैं, जिस तरह से हर चीज़ दुनिया में बदल रहा है, ये प्रकृति है। यहाँ नियम है कि कोई चीज़ शाश्वत नहीं रह सकती, सिर्फ सत्य ही है जो शाश्वत है। और सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य का मतलब है जो जैसी है चीज़ उसको वैसा देख लेना, ये सत्य कहलाता है, ठीक है। जैसी है उसको वैसे ही देखना, ना तो धारणाओं में लपेट के देखना, ना लालच में लपेट के देखना, ना भूतकाल में लपेट के देखना, ना भविष्य काल में। जो जैसा है सामने उसको वैसा ही देख पाने की ताकत को सत्य कहते हैं,
ठीक है, बस तू जैसी है उसको वैसे ही देख लेना, ये सत्य है। ठीक है, पूछिए अगर कोई सवाल है तो। बलविंदर शर्मा पूछिए, आप पूछिए, सुनाई दे रहा है आपको? शायद नेटवर्क उनका ऐसा ही होगा। हाँ बोलिए। जैसा भी बात चल रही है, ये तो पर्सन है, अलग अलग लेवल का रहेगा, कोई ज़्यादा चाहिए कोई कम चाहिए, तो उसमें बैलेंस कैसे बना सकते हैं? क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर से बोलिए क्योंकि क्लियर आवाज नहीं सुनाई दी। जैसे हस्बैंड वाइफ रहेंगे, हाँ दोनों की जो डिजायर है, हाँ, ज़्यादा लेवल करेंगे, किसी तरफ ज़्यादा रहेगी, किसी में कम रहेगी, इसकी कम मेमोरी का रजिस्टर हो गया, उसको डेली लाइफ में कैसे ये करें? हाँ, इसमें ऐसे करना है कि दोनों अपने लिए नहीं दूसरे के लिए जिए। ठीक है, मतलब अपनी इच्छा के लिए नहीं, दूसरे की इच्छा के लिए जिए। बात समझ में आ गई? सामने वाले को संतुष्टि मिलनी चाहिए, अगर आप उसके लिए सोच रहे हैं तो वो भी आपके लिए सोचना चाहिए। प्यार दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए, रिश्ता दोनों तरफ से बराबर होता है। जहाँ प्यार होता है वहाँ शिकायत नहीं होती है। प्यार का मतलब है पाना नहीं देना। ठीक है, मतलब अपनी खुशी की परवाह ही नहीं, हमें सामने वाले की खुशी में खुशी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तुम दिन को रात कहो हम रात कहेंगे, है ना? कैसा गाना है? जो तुमको पसंद हो वही बात कहेंगे, तुम दिन को रात कहो हम रात कहेंगे, है ना? अगर पार्टनर सामने वाले की इच्छा पे जीने लगे कि उसको कैसे खुशी मिलती है तो शिकायत ही खत्म हो जाए, है ना? सामने वाला भी सोचेगा कि आपकी ज़रूरत कैसे पूरी की जाए। दोनों एक दूसरे के लिए जियो, ना कि अपने लिए जियो, है ना? ये है ज़िंदगी। ये मेरा मुझे संतुष्टि नहीं मिली, ये नहीं, मेरी भूख नहीं मिटी, ये तो अपने लिए हो गया ना। और जो व्यक्ति अपने लिए जिएगा वो हमेशा दुखी रहेगा। लेकिन जब आप सामने वाले को खुश करते हो, जब आप सामने वाले को संतुष्ट करते हो, उसको जब आनंद मिलता है तो वो भी आपके बारे में सोचता है। समझ रहे हो? लेकिन वो चिढ़ता कब है? जब आप अपने बारे में सोचते हो, उसकी परवाह नहीं करते हो, उसके दर्द को नहीं समझते हो, उसकी बात को नहीं सुनते हो, तब वो दुखी हो जाता है। तो अपनी इच्छा तो छोड़ो, वो आपकी इच्छा को भी नहीं समझेगा, उसकी इच्छा ही मर जाएगी आपके साथ रह के। समझ रहे हो? हम बोलते हैं कि आपको पैसा चाहिए, मैं ऐसा चाहिए, एक्सप्रेस करके बोल चाहिए, वो तब होगा, वो अपना स्वार्थ बता रहे हैं। हाँ, ये चाहिए, ठीक है, वो बता रहा है, लेकिन आप तो उसकी इच्छा पूरी कर रहे हो ना। देखो क्या होता है कि ये तब होगा जब पार्टनर एक दूसरे से खुल के बात कर पाएंगे, जब एक दूसरे पे पूर्ण भरोसा होगा, पूर्ण समर्पण होगा, ठीक है, और एक दूसरे का सम्मान होगा, एक दूसरे के साथ दोस्ती वाला व्यवहार होगा। अगर आप पति बन जाओ, वो पत्नी बन जाए, आप पति बन के उस पर अधिकार जताओ, तो वो कभी आपकी दोस्त नहीं बन सकती, वो कभी आपसे खुल के बात नहीं कर सकती, है ना? तो जिस तरह आप बिना शादी के रिश्ता निभाते हो, वही रिश्ता आप शादी के बाद क्यों नहीं निभा सकते? बस यही अंतर हो जाता है कि अगर हम किसी बाहर वाले से मिलते हैं तो हम उसके हिसाब से जीते हैं, लेकिन जब पत्नी आ जाती है तो अपना अधिकार जताने लगते हैं। जैसे प्रॉपर्टी पे, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी जायदाद है, मेरी ज़मीन है ना? वैसे ही आप पत्नी पे अधिकार जताने लगते हो, ये गलत हो जाता है। ठीक है ना? तो अगर रिश्ता चलाना है तो अपनी खुशी के लिए नहीं, रिश्ता हमेशा दूसरे को खुशी देने के लिए बनना चाहिए, ना कि उससे मुझे क्या मिलेगा, मैं उसे क्या दे सकता हूँ, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो और बिना उम्मीद के कि मैं कर रहा हूँ तो सामने वाला मेरे हिसाब से ही चले, नहीं, मैं कर सकता हूँ जो, वो मैं करूँगा, सामने वाला जो कर सकता है वो करेगा। स्वीकार करो कि सामने वाला ऐसा ही है, क्या मैं इसके साथ अपना जीवन जी सकता हूँ? अगर नहीं जी सकता तो अलग होने के भी रास्ते हैं, मजबूरी वाला सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, मजबूरी वाली बात ही नहीं करना, क्या करूँ, अलग हो जाओ अगर नहीं कुछ कर पा रहे हो तो। ठीक है, हाँ, चलिए, तो आज का बहुत ज़रूरी डिस्कशन था, ये होना बहुत ज़रूरी है। इसके आगे फिर हम अभी रिलेशन पे ही बात कर रहे हैं। ठीक है मैडम, ये जैसा मतलब मेल के बारे में हो गया, हाँ, फीमेल के बारे में क्या होता है? सेम वही होता है, जो मेल का होता है वही फीमेल का होता है। वहाँ लड़का लड़की नहीं होता है ना, ऊर्जा सबके लिए बराबर होती है। ठीक है, पर एक चीज़ यहाँ पे ये होता है कि
फीमेल, यहाँ जो फीमेल होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो इमोशनल होती हैं क्योंकि उन्हें ऐसे माहौल में पाला जाता है। इस वजह से कोई ये नहीं है कि प्राकृतिक नेचर है, हाँ प्राकृतिक नेचर भी कह लीजिए, क्योंकि वो माँ बनती है, उनके अंदर एक भाव होता है ममता वाला, तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल होती है, ठीक है। और पुरुष जो होता है वो ईगोइस्टिक होता है, उसका एक अहंकार होता है, मैं मर्द हूँ, है ना। तो ये चीज़ अगर दोनों समझ जाएं अपने अपने नेचर को, तो कॉम्बिनेशन बिठाना आसान हो जाता है। अपने अपने नेचर को समझो कि महिला का नेचर क्या है, पुरुष का नेचर क्या है। कभी महिला के अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो कभी वो किसी चीज़ को मना भी कर रही है, तो उसको समझो कि इसके पीछे कारण क्या है, ठीक है। एक दूसरे को समझना जरूरी है। मैडम जैसे एज में आ गए 25 साल के हो गए, तो मतलब मेल जो ये एक्टिविटी करके मतलब शांत हो जाएगा, फीमेल क्या ट्राई करती है या मतलब कैसे गेस करे, कुछ है क्या होता है साइकोलॉजी? देखो, फीमेल और मेल के लिए सब कुछ प्राकृतिक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे मेल होते हैं वैसे फीमेल भी होती है ना, कोई अंतर नहीं है, सेम ही होते हैं अगर जागरूक है तो। जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, उसके लिए तो सब परेशानी ही परेशानी है, उसके लिए तो भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो जागरूक है, जो महिला जागरूक होगी, जो समझदार होगी, जो ज्ञान की राह में होगी, जो अपने आप को समझती होगी, वो कभी परेशान नहीं होती, किसी भी चीज़ से परेशान नहीं होती, ठीक है। वो सब कुछ मैनेज करना जानती है। ये चीज़ समझ में आ गया? ओके मैडम। मतलब यहाँ पे बात हम महिला या पुरुष की नहीं करेंगे, हम इंसान की करेंगे, ठीक है। इंसान का नेचर, क्योंकि अध्यात्म में महिला और पुरुष नहीं देखा जाता, अध्यात्म में इंसान देखा जाता है, और इंसान का भाव क्या है, ठीक है, सिर्फ वो मायने रखता है। बात समझ में आ गई? अध्यात्म में स्त्री और पुरुष से कोई लेना देना नहीं है। अध्यात्म में मतलब है कि जो खुद को जान गया है वो ना स्त्री का व्यवहार करता ना पुरुष का व्यवहार करता, उसका व्यवहार ही फिर अलग हो जाता है, ठीक है। अब आप ही सोचो कि मैं यहाँ बैठ के जो बात कर रही हूँ, कोई ऐसी महिला जो समाज में रहती हो, जो समाज की परवाह करती हो, जो बहुत सारी धारणाओं में गुलाम है, वो कभी ऐसी बात कर ही नहीं पाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये डिपेंड करता है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है ना, और उसका मतलब नेचर क्या है और वो क्या कर रहा है। क्या वो अपने आप को जानने की दिशा में है, क्या वो इस राह में है कि वो प्रकृति और नेचर को समझ सके, कितनी उसका मतलब उसकी मानसिकता कैसा है, उसका विवेक कैसा है, ये डिपेंड करता है। अगर आप एक आम महिला से शादी कर रहे हो जो दुनिया की गुलाम है, जो अपने घर की गुलाम है, अपने माँ बाप की, अपने परिवार की, समाज की हर धारणाओं में चल रही है, देवी देवताओं की पूजा कर रही है, सोच रही है कि बाहर से कुछ मिल जाएगा, तो वो तो हर चीज़ में आपको परेशानी में डाल देगी, समझ रहे हो। वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेगी, वो बहाने बनाएगी, वो लालच भी करेगी, वो बहुत कुछ ऐसा करेगी कि आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी बातें की जा रही है वो आम व्यक्तियों के लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ जो जितनी बातें मैं बता रही हूँ ना, वो सिर्फ उस व्यक्ति के लिए है जो अपने आप को खास समझता है, जो खास बनने की राह पे चल रहा है, ठीक है। ये सब सही बोल रहे हैं, सब पार्टनर भी थोड़ा सा सोच का होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, हाँ, कॉमन सोच नहीं होनी चाहिए। आपको उसके साथ, अगर आप अपने आप को समझ गए ना, अगर आप यहाँ पे ये एजुकेशन ले रहे हो, इसके बाद आप बाहर किसी भी महिला से अगर संपर्क करते हो या वो आपके संपर्क में आती है, तो देखो कि वो किस मतलब कौन सी मानसिकता पे जी रही है, उसका नेचर क्या है, उसका व्यवहार क्या है, क्या वो धारणाओं की गुलाम है, हर पल डर या लालच की बात करती है, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ऐसे कैसे करेंगे, घर वाले देख लेंगे तो क्या होगा, समाज क्या कहेगा। अगर ऐसी धारणाओं की गुलाम है तो आप उसके साथ कभी भी खुश नहीं रह सकते हो, ठीक है। आपको खुशी उसी से मिलेगी जो स्वतंत्र हो, पूर्ण स्वतंत्र हो, जो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, जो अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पे जीने की ताकत रखती हो, ठीक है। वही महिला आपको सही रास्ते तक ले जाएगी, कभी आपको नीचे नहीं गिरने देगी, आपका सपोर्ट भी करेगी और ज़िंदगी को आनंद में जिएगी। तो उससे पहले आपको अपनी ज़िंदगी आनंद में बनानी है, अपने ज़िंदगी के हर ज़रूरत को समझना है और अपने आप में कैसे पूर्ण हो सकते हो, इस पे काम करना है।
और जब आप ऐसे हो जाओगे तो फिर आपको भी ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहा है, जो जिंदगी में किसी समाज सेवा में लगा हुआ है, किसी ऐसे काम में लगा हुआ है, जो दूसरों की मदद कर रहा है, जो धारणाओं में नहीं फंसता है, जो बहुत ये नहीं मानता है कि भगवान सब कुछ दे देंगे, कर्मों का फल होता है, ये वो सब बहुत सारी धारणाएं होती हैं, जो इन सब चीज़ों से दूर है। ठीक है, एक स्वतंत्र महिला जो अपने आप को महिला ना समझती हो, जो एक इंसान समझती हो अपने आप को। ठीक है, अगर आप ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करोगे, ऐसे व्यक्ति से रिलेशन में आओगे, तो आप कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आप गलत चुनाव चुनोगे, आप लालच कामना के लिए कि अभी तो मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए, कोई भी मेरी जिंदगी में आ जाए, तो उसका खामियाजा भी तो आपको ही भुगतना पड़ेगा ना। कौन भुगतेगा? ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं ये काम कर रही हूँ, मैं ऐसी पहली महिला तो नहीं हो सकती ना, और भी होंगी, है ना, दुनिया में बहुत से लोग हैं। तो आपको ऐसे व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए, परख होनी चाहिए कि वो व्यक्ति कैसा है। ठीक है, वो पहचानने के लिए आपको अपने आप को पहचानना होगा, अपने आप को जानना होगा। जब तक ये प्रक्रिया पूरी ना हो जाए, किसी को अपने लाइफ में लाने की जल्दबाजी मत करो। तब तक अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि आप अकेले में ही आनंदित रहो। ठीक है, और अगर कोई है भी तो उसे भी इसी दिशा में लेके आओ, जो आप कर रहे हो वही उससे भी करवाओ, अगर वो करने के लिए तैयार है तो, है ना। अगर वो इस दिशा में नहीं चल रही है तो वो फिर आपके पार्टनर बनने के लायक नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ, उसको भी बुक दीजिए, उसको भी पढ़ने दीजिए, हो सके तो उसको भी ये मीटिंग ज्वाइन कराइए, है ना। अगर वो आपकी बात सुनती है, समझती है, तो उसके भी जीवन के लिए बेहतर होगा। ठीक है, हाँ, चलिए बलविंदर जी, आप सुन पा रहे हो? एक बार आए, आप चले गए, नेटवर्क है आपके इधर, या शायद आप नहीं बात कर पा रहे हो। कोई बात नहीं, जब भी आप नेटवर्क में रहो तो आप बात कर सकते हो। तो गणेश जी, अगर कुछ पूछना है तो आप, हाँ बोलिए। दीदी मैं अभी हूँ यहाँ पर, अभी मैं हूँ, बीच में चला गया था नेटवर्क, लेकिन ये थोड़ा दिक्कत होगी बताने में कि आज का टॉपिक क्या था, ये मुझे पता नहीं लग पाया है। लेकिन खाली बस यही वाली बात बोल सकते हैं हम कि खाली प्रेजेंट लगाने वाली बात पिछले कुछ दिनों से बस वही बात हो रही है कि खाली प्रेजेंट लगाना बस। ठीक है, आप कल जो आप लाइव देखे हो, कल का लाइव? हाँ, कल वाला लाइव जो देखा था मैंने, तो उसके संदर्भ में आपको एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा ना दीदी, कि आपने 7 से 12 साल के बच्चों के लिए कुछ एक बात बताई थी कि उनको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए थे। और आपने एक बात बोली थी कि अक्सर माता पिता जो होते हैं वो एक ही एक्टिविटी में जो है उनको एंगेज करके रखते हैं। तो इस संदर्भ में आपको मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जो आपने लेसन पढ़ाया था ना बंधन वाला, ये उसी चीज को जो है एक तरह से बंधन वाली चीज जो है ना, जिस चीज से हम लोग प्रेम करते हैं, एक्चुअल में हम उस चीज में जो है वो बंधन लगा के रखते हैं। तो आपने बताया था कि 7 से 12 साल की एज में जो है बच्चे को हमेशा जो है वो विकसित होने का पूर्ण मौका दिया जाना चाहिए। तो मैं वही चीज सुन पाया था, बीच में नेटवर्क चला गया था। लेकिन इतना जरूर मुझे विश्वास है कि आपने जो भी बातें बताई होंगी वो यही जरूर बताया होगा कि बच्चों को जो है स्वतंत्र रहना देना चाहिए। लेकिन कहाँ तक, वो वहां तक रहने देना चाहिए कि जहां तक उनका वो ना हो, कि उनका कोई नुकसान ना हो। कहने का मतलब है, एक छोटी सी बात यह है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, तो स्कूल में उनको सारी बातें सिखाई जाती हैं, लेकिन जो बाउंड्री वाल होती है ना स्कूल की, वो अनावश्यक तरीके से जो है वो उसके बाहर न जाए गेट के, ताकि कोई इंसिडेंट ना हो। तो मैंने तो अभी तक
कल वाले टॉपिक से तो यही कुछ लगाया था अंदाजा कि देखो आपको अंदाजा नहीं सुनिए, देना है और बाहर नहीं जाने देना है। जी जी, अंदाजा नहीं लगाना है, सच्चाई को जानना है, ना तो विश्वास करना है ना अंदाजा लगाना है, ठीक है। उसको पहले पूरा सुनिए, अंदाजा मत लगाइए, पूरा सुनिए, ठीक है। और अभी भी हम यही बात कर रहे थे कि ये सब बातें सबके लिए नहीं है, आम आदमी के लिए नहीं है, ठीक है। जो बातें मैं यहाँ करती हूँ आम आदमी के लिए नहीं है, ये उन पेरेंट्स के लिए है जो स्वतंत्रता का महत्व जानते हैं, जो खुद स्वतंत्रता का जीवन जीते हैं, वो अपने बच्चों को स्वतंत्रता का सही मायने समझा सकते हैं। हर माँ बाप नहीं समझा सकते, ठीक है। पहले तो पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, तब बच्चों को समझा सकते हैं। एक आम पेरेंट्स अपने बच्चों को उस दिशा में नहीं ले जा सकते जो मैं बात कर रही थी, ठीक है। ये है। और अब ये है कि अगर पेरेंट्स नहीं समझते, उनको नहीं पता कि जीवन क्या होता है, सही दिशा क्या होती है, स्वतंत्रता का मेन मतलब क्या होता है, ईमानदारी क्या होती है, सच्चाई क्या होती है, तो फिर उनको अपने बच्चों को ऐसी जगह भेजना चाहिए जहां लोग ये जानते हैं, फिर उनसे उन्हें शिक्षा दिलवानी चाहिए, उनसे गाइड करवाना चाहिए, खुद नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, जैसे कि दीदी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप उस प्रकार से जो है हमेशा सेशन लेते रहे बच्चों का। देखो मैं सेशन ले सकती हूँ अगर आप लोग चाहो, जितने लोग हो। देखो शुरुआत तो यहीं से हो गया, अभी तक तो मैं बड़ों का ही सेशन ले रही हूँ, ठीक है। साल भर हो गया, साल 1.5 साल से हो गया कि मैं रिलेशनशिप वालों का ही सेशन ले रही हूँ। लेकिन अगर रिलेशनशिप में जो आ रहे हैं उनको ये चीज़ समझ में आ रही है, और अगर अभी वो इतना दूर तक नहीं जा पाए हैं कि अपने बच्चों को संभाल सके या अपनी परेशानियों से भी बाहर नहीं निकल पाए, तो उनको चाहिए कि फिर वो अगर आप लोग चाहो तो मैं आप लोगों के लिए एक सेशन कर सकती हूँ जहाँ आपके बच्चे रहेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ दीदी, लेकिन किसी न किसी नाते जो है, जब से हम लोग जुड़ गए हैं आपस में, ग्रुप में हो गए हैं, तो तब से हम लोग जो है वी आर फैमिली ना दीदी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उस हाँ बोलिए। शायद आपका नेटवर्क कट हो गया है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग अपने बच्चों की भलाई चाहते हो तो आप खुद गाइड मत करो, क्योंकि आप अभी अपनी ज़िंदगी के लिए ही दिशाहीन हो, आपको अपनी ज़िंदगी की ही दिशा नहीं समझ में आ रही, आप बच्चों के गाइडेंस कैसे बन सकते हो, है ना। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि मुझे समझ में आ रहा है और ये चीज़ें मैं कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत ही कम समय है, हाँ, तो क्यों ना हम उनको भी आगे मौका दें। हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि अगर आप अपने बच्चों का भला चाहते हो तो आप खुद मत करो, उनकी भलाई आप मत सोचो। आप उनके लिए इतना ही कर सकते हो कि ऐसी जगह पे उन्हें बता दो जहाँ उनकी भलाई अपने आप हो सकती है, ठीक है। ये आप कर सकते हो। संदीप जी समझ में आ रहा है? हाँ नहीं, ज़्यादा नहीं, बच्चों को मैंने बोला ना 7 साल से 18 साल तक सही गाइड चाहिए। अगर उन्हें सही गाइड नहीं मिलती तो उनका पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाती है, पूरी जिंदगी वो समझने में लगा देते हैं। अभी तक तो मैंने 7 से 12 साल तक सुना था, 7 से 18 तक के लिए थोड़ा सा मुझे नेटवर्क का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर मैं वीडियो डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैंने 7 से 18 तक का बताया है ना, 7 से 18 तक। आज भी उसी बात वही आगे चल रही थी, किशोरावस्था या युवावस्था में क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है। ठीक है दीदी। हाँ, तो अभी ये है, मतलब एक तरह से ये है कि सिर्फ मैं युवा को ही नहीं कर रही हूँ कि आप लोगों को, बस मैं बच्चों के भी जीवन के लिए बातें कर रही हूँ, क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए भी चिंतित हो, है ना। आप ऐसी स्टेज में आ गए हो कि जहाँ आपके बच्चे भी हो चुके हैं, और अगर आज आपने नहीं समझा तो कल वो भी आपकी तरह परेशान होंगे, समझ रहे हो। क्योंकि आपके माता पिता ने भी आपको पाला है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पाला है आपको इस लायक नहीं बनाया कि आप अपनी परेशानियों को, अपने समस्याओं को खुद सॉल्व कर सको, ठीक है। हाँ, कहीं ना कहीं वो भी उसी तरह से पालते हैं जो समाज होता है, ठीक है, क्योंकि उनको भी ये समझ नहीं होती। तो इसलिए हमें अपने बच्चों के भलाई के लिए, क्योंकि अब हमें समझ में आ रहा है कि सही दिशा क्या होनी चाहिए, तो अगर आप शुरुआत करोगे तो शायद आप अभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अभी रास्ते में हो, ठीक है, अभी आप मंजिल तक पहुँचे नहीं हो।
लेकिन जो मंजिल तक पहुंच चुका है, जो समझ चुका है, वो आपके बच्चों को सही गाइड देगा। अगर 1 घंटे भी आप सेशन रखवाते हो तो उनके पूरे जीवन को बेहतर बना देगा, समझ रहे हो। उनके सवाल होते हैं, वो खुल के बातचीत कर पाएंगे, उनके मन में क्या धारणा आ रही है, वो समाज में क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उससे उनका मानसिक विकास कैसे हो रहा है। अगर वो 1 घंटा यहाँ अपने प्रश्नों के जवाब पाएंगे ना, तो उनका जीवन कुछ और होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। हाँ, तो अब ये आप लोगों के ऊपर है। अगर मेरे पास एक बच्चा भी होना तो मैं उसके लिए भी काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर तो ऑटोमेटिक लोग जुड़ते जाते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बस ये देखना है कि आपको क्या करना है अपने बच्चों के लिए, है ना। जैसे मैडम आपने हमें अभी डिस्कस किया ना, वही जो बच्चों की न्यून है, सही भावना कैसे डिलीवर करना है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे हैंडल करें। हाँ, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनके अंदर से क्या आ रहा है, फिर मैं उस पर बात करूंगी, समझ रहे। वो अंदर से क्या आ रहा है, वो बाहर से किस धारणा के गुलाम है, वो अभी तक उनकी मानसिकता कैसे हो रही है, फिर इस पे विकास कैसे हो सकता है, कैसे अपने जीवन को लक्ष्य देना है या कैसे किस दिशा में जाना है, वो सब चीज़ें फिर यहाँ पे समझाई जाएंगी और इस पे काम किया जाएगा, समझ रहे। और हो सकता है कि बच्चे पेरेंट्स से डरते अपने मन की बात कहने में, लेकिन अदर व्यक्ति अगर दूसरा उनसे बात करे तो शायद इतनी डर नहीं होगी उनको, वो अपनी बातें खुल के कह पाएंगे, समझ रहे हैं। दीदी जी, मेरे बच्चे तो आपसे भी नहीं डरने वाले, वो तो इतने खराब है ना, पूछो मत, इतने शरारती हैं, पूछो मत। वो तो इतने सवाल पूछेंगे, पूछो मत। चलिए ठीक है। मुझे इतना जरूर भरोसा है कि दीदी, जिस प्रकार अगर आपने उनको एक बार लगन लगा दी ना सत्य जानने की, तो इतना मुझे जरूर भरोसा है कि दीदी फिर वो पीछे नहीं रहेंगे हर चीज से, इतना मुझे भरोसा है दीदी। ठीक है, अगर आपके बच्चों पे आपका कंट्रोल है तो आप उनके लिए कर सकते हो, है ना। ये आपका सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। तो वो पक्का मानते हैं, इतना तो वो पक्का मानते हैं कि जब भी मैं तो वैसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज जैसे कि कहने मतलब है चाइनीज लैंग्वेज सीखना या फिर रशियन सीखना, वो मैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज के उनको हमेशा लिंक भेजता ही रहता हूँ सीखने के लिए। और बड़े वाली लड़की जो है वो थोड़ा सा पिकअप भी कर रही है इस चीज को, और छोटे वाली जो है वो थोड़ा सा घूमने फिरने में और थोड़ा सा यानी एक्सरसाइज करने की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान दे देती है वो। तो लास्ट में बात तो वही आती है ना जो आप सिखाते हैं कि बंधन नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, और मेरा कहने का ये है कि अगर उनकी माएँ चाहें तो देखो, माताओं का भी तो अधिकार होता है ना। अभी माता जहाँ तक उसका पता रखता हूँ सारी चीजों को, ठीक है ना। अपनी अपनी पत्नियों से बात कर लो अपने बच्चों के लिए। हो सकता है कि बच्चों का फ्यूचर देखते देखते माताएं भी सुधर जाएं, वो भी बच्चों के साथ रह रह के सीख जाए, या बच्चे ही सुधार दे अपनी माँ को, है ना। ये भी हो सकता है। ये आपने बिल्कुल सत्य बात बोली है ना, बिल्कुल सत्य बात बोली है कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि दीदी मैंने 30 लाख रुपए का लोन लेकर के हिमाचल में इतना अच्छा जो है वो वहां पर वो कर दिया है कि मैंने दुकानों से लेकर के इतना अच्छा रेजिडेंशियल बना दिया है कि इस बार जब मैं पिछली बार छुट्टी गया था तो उसका एक्चुअल में लड़ने का ही मूड था कि सारी छुट्टी ये हिमाचल में काट करके आ गया। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरी मम्मी रहती है वहां पर, और मम्मी रहती है तो मुझे ये देखना होता है कि किसको सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है। और एक्चुअल में क्या है, वो ये चाह रही थी कि सारा काम भी चलता रहे और मम्मी जो है वो परेशान भी होती रहे वहां पर। यानी कहने का मतलब मानसिकता उनकी ये है कि दूसरे को, यानी कहने का मतलब ये कि खून लग जाना किसी के मुंह, कि किसी को परेशान होते हुए देखना। जैसे कहने का मतलब एक कसाई होता है ना, तो वो ये देखता है हमेशा कि कौन सा बकरा है उसको मैं कितने बार मैं काट दूंगा, बस वो देखना। यानी हर किसी की मानसिकता जो उस प्रकार से अब जैसे कहने का मतलब ये रहता है कि एक डॉक्टर को जो है ना बड़ा मजा आता है पोस्टमार्टम करने में कि यार जितना क्रिटिकल केस होगा मैं उतने हिसाब से उसकी चीर फाड़ करूंगा, उस हिसाब से मुझे ज्यादा मजा आएगा। तो वहां पर भावनाएं एक्चुअल में जो है कि हमारे को शून्य महसूस होती हैं। और इसी प्रकार से जो है कि यहाँ पर भी वही बात हो रही थी। तो क्या हुआ कि मैंने जो है अपनी छोटे वाली बेटी को अपने साथ लेकर के चला गया था। मैंने बड़ा भारी वहां पर काम करवाया, और काम करवाने के बाद जो है उसका पूरा मूड था कि मैंने 2-3 दिन में चले जाना था, अपने फौज के लिए मैंने चले जाना था। उसका पूरा मूड था
कि मैं लड़ाई करूं इसके साथ, कि पूरा अपना तो टाइम गुजार करके आ गया और तुझे इतनी शर्म होनी चाहिए थी कि तेरी यहाँ पर बीवी है, फलाना है, ठिकाना है। लेकिन जैसे ही मैं कुछ बोलता तो बड़े वाली लड़की पता क्या बोली, मम्मा आपको ना अब इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पापा बेचारे कुछ भी कर रहे होंगे लेकिन वो अपनी फैमिली के वेलफेयर के तौर पे ही तो कर रहे थे। वो अपने साथ जो है गौरी को भी साथ में लेके गए थे, उन्होंने बेचारों ने जो कुछ भी किया है अपनी फैमिली के वेलफेयर के लिए की थी। मम्मी आपकी बात उचित नहीं है, इतना बोलना आपका उचित नहीं है, और आप प्लीज थोड़ा इस टॉपिक को थोड़ा क्लोज करो। पापा जितने दिन है हमें उस चीज को एंजॉय करना चाहिए। तो वो उसके बाद बोल नहीं पाई कुछ, और इतनी थोड़ा सा मेरे को इतना सुकून मिला अंदर से, आत्मा से इतना सुकून मिला, तो मुझे लगने लगा कि नहीं यार, वाकई मेरी माँ दुर्गे वाकई ही यार मेरी पक्का हेल्प करती है। ठीक है, देखो तो क्या होता है कि मतलब बच्चे क्या होते हैं, माँ को मजबूर कर देते हैं। अगर बच्चों को सही राह मिल गई है ना तो माँ को सुधार ही देते हैं। माँ बच्चों के आगे ही नतमस्तक होती है, बाकी किसी के आगे नहीं झुकती है, ये भी समझो, है ना। जी दीदी, आपकी बात में इसमें कोई भी वो नहीं है कि कोई भी गुंजाइश नहीं है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ, तो अगर बीवी सही राह पे नहीं है, सुनिए, अगर बीवी सही राह पे नहीं है तो कम से कम बच्चों को तो सही दिशा बताइए, है ना। बस थोड़ा सा मुझे बस वही करना है कि बच्चों को भौतिक चीजों की बड़ी लालसा है कि आपको शायद यकीन नहीं होगा कि आप भी अपना हार्ड वर्क करते हो यहाँ पर, और मेरे बहुत सारे मित्र हैं यहाँ पर, गणेश जी जैसे, संदीप जी, संजय जी, बहुत सारे मित्र हैं मेरे, वो भी बेचारे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन दीदी आपको शायद पता नहीं है, मेरा खाली और खाली 5 दिन का खर्चा 50,000 रुपए है जब भी मैं वहां छुट्टी जाता हूँ। तो मुझे ये समझ नहीं आती है कि इतना हार्ड अर्न मनी जो है इसको इस प्रकार से जो वेस्ट किया जा रहा है, इसका कोई अर्थ है? देखो उसका अर्थ पहले आपको समझना पड़ेगा, खर्च करने वाले आप हो, है ना। मुझे तो पता है दीदी, मुझे तो पता है, लेकिन सबसे बड़ी बात पता क्या है कि एक नार्सिसिस्ट जो होता है अपने साथ फ्लाइंग मंकीज जो है ना, फ्लाइंग मंकीज बनाता है उस दौरान। ये देखो, सुनो, हमारे लिए पैसे नहीं है। सुनो, आप जो ये नार्सिसिस्ट बार बार बोल रहे हो ना, ये डॉक्टरों ने बताया है ना। ये सब कहने की बातें होती है। एक सही इंसान जो होता है उसका नेचर और ये गलत इंसान का नेचर है जिसे नार्सिसिस्ट कह दिया गया है। बात समझ में आ रही है। लेकिन वो व्यक्ति इसलिए बीमार नहीं है, वो इसलिए बीमार नहीं है कि उसको बीमारी है, वो ऐसी संगति में, ऐसे माहौल में, इसलिए उसे बीमारी हो रही है। बात समझ में आ रही है। लेकिन दीदी अब से नहीं है ना, वो तो बचपन से है ना नार्सिसिस्ट। तो ठीक है, ये डॉक्टरों का कहना है। नहीं, ये अध्यात्म में ये सब नहीं चलता है ना। ये डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे नेचर वाले को नार्सिसिस्ट कहते हैं। ये सब वहाँ की बातें हैं। अगर व्यक्ति अज्ञानी है तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। सिर्फ उसकी बीमारी इतनी है कि वो अज्ञान में है, उसे सही ज्ञान नहीं है, बस इतने ही बीमारी, और कोई बीमारी नहीं है उसको, ठीक है। लेकिन दीदी अज्ञानता हमारे लिए क्यों है? अपने वो सबके लिए है। वो आपको लगता है उसकी अज्ञानता सब पे भारी पड़ती है, वो आपको लगता है कि आपके लिए ज्यादा है, वहां नहीं है, ऐसा लगता है। स्वार्थी इंसान, लालची इंसान कभी भी किसी के लिए सही नहीं होता, यहाँ तक कि वो खुद के लिए भी सही नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात, जो आप 50,000 खर्च करने की बात कर रहे हो, जो 50,000 खर्च करने की बात कर रहे हो, इंसान को जरूरत में जीना चाहिए। अब ये भी तो ज्ञान से ही पता चलेगा ना। जब जिसके पास ज्ञान ही नहीं तो पैसे को पानी की तरह बहाता है कि कहीं से भी खुशी मिल जाए। जिसको ये समझ में आ जाए कि खुशी कहाँ से, वास्तविक खुशी, वास्तविक आनंद कहाँ से मिलता है, वो फिर इन भौतिक चीजों में ज्यादा नहीं भागता, वो फिर जरूरत पे जीता है, ठीक है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी आपको कि आप सबको दिमाग से निकाल दो और अपने आप को बेहतर बनाओ। जब आप बेहतर हो जाओगे, जब आप समझ जाओगे, तो आसपास सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं होगा तो आप उससे निपटना भी जान जाओगे, ठीक है। कैसे निपटना है ये भी जान जाओगे। बस अपने आप पे काम करो। और अगर आप बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो तो ये बेहतर है कि बच्चों को ऐसी जगह ज्ञान दिलवाओ जो वास्तव में समझ रखता है कि हाँ सही दिशा क्या होनी चाहिए, ठीक है। दीदी मैं तो इन चीजों में भरोसा रखता ही नहीं। वैसे तो मैं भरोसा रखता ही नहीं इन चीजों में ना। मैं हमेशा बचपन से लेके मैं भूखा रहा हूँ तो एक ही चीज का, और सिर्फ रहा हूँ माता सरस्वती का, कि मेरे पास अगर ज्ञान होगा ना, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी हैं, मेरी जैसे कि कपिल शर्मा है, तो वो मेरी और कपिल शर्मा की डेट ऑफ बर्थ जो है प्रेजेंट टाइम में एक ही है हम दोनों की, 2 अप्रैल
1980। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मेरा आज दिन जो हमेशा झुकाव रहा है, हमेशा कला की ही तरफ रहा है। ये बात अलग है कि अपने परेशानी की वजह से जो है मैं अपना समय नहीं दे पाता हूँ। और रही बात बच्चों की, तो मैं वही एक्सपेक्टेशंस जो है उनके अंदर वो करता हूँ कि कहने का मतलब है कि वो चीजें सीखें तो ऐसी चीजें सीखें जो पूरी उम्र भर उनके साथ रहें। ऐसा तो हमेशा हर किसी के साथ नहीं रहता है ना, क्योंकि 2 मिनट में जो है जिंदगी के मायने बदल जाते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल हो, लोगों की करोड़ों के हिसाब से बिल्डिंगें थी, 2 मिनट में जो है जमीन पे आ गए। तो अगर वो जीवित रहते हैं और माता सरस्वती उनके साथ रहेगी तो वो हर चीज को जो द्वारा गेन कर लेंगे। देखो तो ऐसी कुछ मानसिकता बन चुकी है मेरी। देखो अभी आप जितनी बातें कर रहे हो सब कल्पनाएं हैं, ये सच्चाई नहीं है, ठीक है। अभी आप जितनी बातें कर रहे हो सब कल्पना है, ये सच नहीं है। सच क्या है? जो अभी है, जो अभी है, जो इस वक्त है, जो आपके भीतर है, वो सच है। जितनी बातें आप बाहर से कर रहे हो ये सब कल्पना है और इसका कोई महत्व नहीं है, और यही आपके जीवन का दुख बन जाता है क्योंकि आप कल्पनाओं में जीते हो, ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हो? अभी आप कितना क्या है वो उस पर काम करो, बस इतना ही करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। भविष्य में क्या होगा ये किसी को नहीं पता, आप अभी से कल्पना मत करो कि क्या होगा, ठीक है। हाँ, अभी आप क्या कर रहे हो, अभी क्या कर सकते हो, और अभी आपके भीतर क्या भाव आ रहे हैं उस पर काम करना है, बाहर काम ही नहीं करना। ज्ञान का मतलब बाहर नहीं है। आपकी कुंडली किसी से भी मिल रही हो, आप किसी के जन्म तारीख से हो, आपकी जिंदगी अलग है, उसकी जिंदगी अलग है, एक हो ही नहीं सकती, ठीक है। आपके भीतर के विचार अलग है, आपका माहौल अलग है, सब कुछ अलग है, कुछ एक नहीं हो सकता है ना। तो ये सब कल्पनाओं में जीना छोड़िए, ये कल्पनाओं में जीने के कारण ही इंसान का ये हाल होता है, ठीक है। आप जो कर सकते हैं, आप जितना जी सकते हैं वो सच है, इसके बाद जितना भी सोचेंगे सब कल्पना है, और इसी से हमें अपने आप को बचाना है, ठीक है। हाँ, और इसमें इतना टाइम गंवाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत कल्पनाएं होती हैं, हमारे पास बहुत कहानियाँ होती हैं, हमारे पास बहुत किस्से होते हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता है ना। इस पर टाइम नहीं गंवाना है, अपने भीतर झांकना है और हमारे भीतर जो आ रहा है उसे स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमें नेचर बनाना है अच्छा। अपने आप को स्वीकार करना है, मैं कैसा हूँ, ठीक है। मैं जैसा भी हूँ मैं हूँ, इसे ना छुपाना है, ना दबाना है, ना बदलना है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और जैसे कि मैंने अभी बात की है, सच क्या है? सच जो जैसा है उसको वैसा देख पाना। अब आप अपनी पत्नी को वैसा नहीं देख पा रहे, आप नैरेसिस्ट का वो लगा के आप उसको अलग दिशा दे रहे हो। उसके नेचर को देखो, वो कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, वही सच्चाई है, वही हकीकत है, ठीक है। यही हकीकत है, और इसे आप समझ नहीं पा रहे हो। इस पर आप फिर ये लगाते हो कि वो बीमार है इसलिए ऐसी है, वो ऐसी है, डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया है। अगर वो, हाँ बोलिए। नहीं दीदी, सुनो मेरी दीदी, मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा आपसे कि अब एक बात बोलिए आपने कि व्यवहार, उसका व्यवहार कैसा है। हाँ। लेकिन अब मुझे एक बात बताइए, आप एक ऐसा इंसान है जिसका व्यवहार जो है अभी 2 मिनट में आपसे वो लड़ दिया, लेकिन अगले ही दिन जो है, जैसे कहने का मतलब है कि आई हैव सो मेनी एग्जांपल्स, कि कहने का मतलब है एक बात तो जो है कि एक आदमी ने आपको जो वो थाने में पहुंचा दिया, ठीक है, पूरे परिवार को थाने में पहुंचा दिया, और उस दौरान वो ये बात बोल रहा है कि मैं सारे परिवार को जो अंदर करा दूंगा, सारा सब कुछ। बेइज्जती तो उसने करा दी। अगले ही दिन जो है वो रो करके उस तरीका जो आंसू बहा करके जो है वो इस प्रकार से नाटक कर रहा है कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, जो कुछ सारी गलती थी वो आप ही लोगों की थी। मुझे एक बात बताइए ना, व्यवहार लेकिन कौन से टाइप का? नहीं, जो है कोई भी टाइप नहीं, सुनो आपके पास, सुनो, कोई भी टाइप नहीं देखना है, टाइप नहीं टाइप नहीं देखना है, वो जैसी है वही उसका व्यवहार है, टाइप नहीं देखना है ना, कोई टाइप नहीं देखना है, वो जैसी है उसे स्वीकार करो। एक बात बताइए, नहीं, अच्छा अब मुझे आप एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए, व्यवहार है, मान ली आपकी बात मैंने मान ली कि आपने मुझे बताया दे दी कि व्यवहार है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर मेरे लिए और हमारी फैमिली के लिए ही क्यों? जैसे ही उसके भाई का फोन आता है, माता जी का फोन आता है, तो उसका व्यवहार जो है उस दौरान जो है ना, जैसे
देखो वहाँ पे इसलिए नहीं होता क्योंकि उनको उससे खतरा नहीं है, वो वहाँ पे बंधन महसूस नहीं करती। आपके साथ उसे बंधन महसूस होता होगा, खतरा महसूस होता होगा, इसलिए वो आपके साथ ऐसा करती है। ठीक है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है कि उसका नेचर ऐसा ही है। ऐसे नेचर में मैं कैसे उसके साथ रह सकता हूँ? अगर रह सकते हो तो रहो। आपने तो व्यवहार की बात कर दी, लेकिन कौन सा पर्टिकुलर व्यवहार? मैं तो वही तो जानना चाह रहा हूँ कि कौन सा पर्टिकुलर व्यवहार? हर इंसान का एक पर्टिकुलर व्यवहार होता है, लेकिन वो एक होता है। एक रावण के जो है वो 10 सर थे, लेकिन कन्फर्म था कि उसके 10 है सिर। लेकिन जिस इंसान के 10 नहीं, अनगिनत सर हो, उसके साथ आप कैसे डील करोगे ना? मत करो ना, अरे मत करो डील, मत करो डील। डील करने को थोड़ी कोई बोल रहा है, आप डील कर ही क्यों रहे हो? इसका भी तो कारण जानो कि आप डील क्यों कर रहे हो। तो डील नहीं करोगे आप तो मृत्यु तुल्य कष्ट जो पहुंचाने की कोशिश कर रहा है वो कुछ भी कर रहा है, आप क्यों कर रहे हो? अरे वो कुछ भी कर रहा है, आप क्यों कर रहे हो? बस आप अपना देखो कि आप क्यों कर रहे हो। दीदी अगर मुझे कोई जेल भिजवाने की कोशिश कर रहा हो, मेरी नौकरी छीनने की कोशिश कर रहा हो, तो क्या दीदी मुझे वो जो है अपने हाथ पैर फड़फड़ाने नहीं पड़ेंगे उस दौरान? मैं डूबने की कोशिश में हूं तो क्या मुझे हाथ पैर तैरने के लिए वो करने नहीं पड़ेंगे क्या? तो बचाव करो ना, मुझे बताइए ना। अरे तो बचाव करो ना, शिकायत क्यों कर रहे हो? बचाव करो, उसके लिए जो कर सकते हो वो करो। ये क्यों कह रहे हो कि उसका व्यवहार ऐसा? उसका व्यवहार ऐसा ही है। अब बताओ आप क्या करोगे? अब आपको सोचना है ना कि अब ऐसे में आप क्या करोगे। दीदी मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मैं व्यवहार भी बताने में जो है सामर्थ्य नहीं हूँ इस दौरान की व्यवहार कैसा है, वो तो आप भी नहीं समझ पाओगे। समझना ही नहीं ना, अरे समझना ही नहीं। दीदी इतने सालों की जो शिक्षा है वो भी आपकी फेल हो जाएगी। आप बोलोगे कि जो आदमी जो है मेरे सामने जो इस प्रकार की शिकायत कर रहा था वो तो इसका मतलब गलत बोल रहा था। इस प्रकार का ड्रामा और ट्रेजेडी वो आप बोलोगे कि दीदी ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा भाई है बेचारे पहुंची जो जिस प्रकार से शिकायत नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहूंगी हाँ हो सकता है, इसे स्वीकार करो। ये भी एक तरीका है जिंदगी जीने का, वो भी हो सकता है, उसका अपना तरीका है। लेकिन आप उस तरीके में रह सकते हो या नहीं रह सकते हो, ये आपको डिसीजन लेना है ना। वो कैसी है क्या है उससे लेना देना है ही नहीं। आप क्यों रह रहे हो उसके साथ, आपको अपना देखना पड़ेगा। आपका क्या स्वार्थ है? आप क्यों रहना चाहते हो? आप क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? आप क्यों नहीं तलाक ले पा रहे हो? अगर उससे शिकायत है, उससे परेशानी है, तो आपको क्या दिक्कत है? एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि मैंने बताया है, वो पर्सन रहता है चालाक, प्लस उसमें और 2-3 दिमाग ऐड हो जाते हैं। कोई भी जो प्रॉब्लम रहेगा तो एक दिमाग सॉल्व नहीं करेगा, तो 2 जगह सजेशन आएंगे, तो उसका तीसरा चौथा रास्ता तैयार होगा। मतलब पर्सनैलिटी से बिहेवियर डिसाइड नहीं कर सकते कि ऐसा मैंने गलत किया तो ऐसा रिएक्ट करेगा, और तीसरा रिएक्ट करता है। देखो मेरा कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति कैसा भी हो, आप अपना देखो, आप क्यों कुछ भी कर रहे हो, बस आपको अपना देखना है। यहाँ पे हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं, खुद का ज्ञान, ना कि दूसरों को समझना है। पहले आप खुद को समझो कि आप उससे रिश्ता क्यों रख रहे हो, किस मजबूरी के कारण, कौन सी इच्छा के कारण, कौन सी समाज की भावना के कारण, कौन से बच्चों की परवाह के कारण, कौन सी चीज ऐसी है जो आपको उससे अलग होने से रोक रही है। क्यों आप उसके व्यवहार पे भटक जाते हो? उसका जैसा व्यवहार उसे एक्सेप्ट करो ना कि हाँ एक पल में तोला होती है, एक पल में मासा होती है। स्वीकार कर लो इस चीज को। स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्यों आप चाहते हो कि उसका व्यवहार बदले, या क्यों आप उसके व्यवहार का ही गुणगान कर रहे हो? उसे देखो ना, आपके साथ इतने सालों से रह रही है, उसके व्यवहार को समझ चुके हो कि कैसी है, तो फिर आप उसका साथ क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? अगर वो बुरी है तो साथ छोड़ दो, और अच्छी है तो शिकायत छोड़ दो। आप तो दोनों कर रहे हो ना, साथ छोड़ रहे हो, शिकायत भी कर रहे हो। ये गलत है ना। यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे समझना है आपको, और यही चीज आप समझ नहीं पा रहे हो और इसीलिए आप परेशान हो। आप समझो पहले इस चीज को कि आप उससे रिश्ता क्यों रखना चाहते हो। साथ छोड़ना चाहते हैं, अभी साथ छोड़ने के लिए ज्यादा कॉस्ट चाहिए उसको। सुनिए मैं एक बात बताता हूँ दीदी, सुनिए मेरी बात। कुछ चीजें होती है ना दीदी, कुछ चीजें होती है ना दीदी, कुछ चीजें नहीं होती हैं, कुछ भी चीजें नहीं होती इस दुनिया में। अगर जो चीज आपको तकलीफ दे रही है ना, उससे बाहर निकलना ही रास्ता होता है। बोला कि सुनो नहीं, अब थोड़ा मैं आपको थोड़ा सा एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, जो आगे में जो ऑब्स्टिकल आते हैं ना सामने, तो वो मैं आप चीजों को जरूर बताना चाहूंगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हमें उन चीजों को भी ध्यान देना होता है ना दीदी? किन चीजों को?
हमें उन चीजों का भी ध्यान देना होता है। कई बार जो होता है हमारे सामने समय जो है वो मायने रखता है, और कई बार जो है हमारे सामने जो होता है समय इम्पोर्टेंट ना रख करके कहने का मतलब है कि परिस्थितियां मायने रखती हैं। परिस्थितियां भी छोड़िए आप, हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग होते हैं, जैसे कहने का तात्पर्य ये है कि जिनको हमारे से प्रेम होता है, तो कहने का मतलब है जहाँ प्रेम वाली बात आ जाती है, जो हमारे साथ अपना सारा सब कुछ, जिन्होंने हमारे प्रति सब कुछ समर्पित कर रखा होता है, तो हमें उनकी तरफ भी सोचने की आवश्यकता होती है ना दीदी। जहाँ प्रेम होता है, सुनो, जहाँ प्रेम होता है वहाँ शिकायत नहीं होती है ना। जहाँ प्रेम होता है वहाँ शिकायत नहीं होती। अगर शिकायत है तो वहाँ प्रेम नहीं है, पहले तो इस बात को समझ लो, ठीक है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ शिकायत नहीं होती, और जहाँ शिकायत हो रही वहाँ प्रेम नहीं है। और एक चीज़ यहाँ कि आप इतनी बहस कर रहे हो, आप यहाँ जो सिखाया जा रहा है उस पर अगर फोकस कर लो तो आपकी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन आप जो समझ रहे हो और जो आपके माइंड में भरा हुआ है उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, और इसीलिए ये नई चीज़ें जो है ये आपके अंदर जा नहीं पा रही हैं। पहले तो आप धारणाओं को ख़त्म करो, आप बहुत धारणाओं पर जी रहे हो, यही आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रेम जहाँ होता है वहाँ शिकायत नहीं होती, ये चीज़ समझ लो। और जहाँ प्रेम नहीं है तो वहाँ फिर रहना भी गुनाह होता है। अगर आप रह रहे हो तो किसी न किसी लालच के कारण रह रहे हो। अपनी लालच को समझो, दूसरे की शिकायत मत करो। अपनी लालच को समझो कि आप क्यों रह रहे हो उसके साथ, क्या ज़रूरी है रहना। अगर घर में आग लगी हो तो कहोगे कि हाँ मैं घर से बाहर नहीं भागूंगा, मैं घर के अंदर ही रहूँगा, ऐसा कहोगे? आपकी घर छोड़ के भागोगे आप? इसका मतलब फिर आप परेशान नहीं हो। और अगर परेशान हो तो फिर बाहर निकलो ना उससे, क्यों फंसे पड़े हो उसमें? कोई भी ताकत नहीं रोक सकती आपको बाहर निकलने से, आपने पकड़ रखा है, ठीक है। ये डांट नहीं रही हूँ, ये आपका दिमाग खोल रही हूँ, ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही। अगर आपको ही समझ में आती तो आपकी परेशानी होती ही नहीं, ये चीज़ समझ लो। अगर आपकी परेशानी इतनी बड़ी है कि आप परेशान हो चुके हो, सॉल्व नहीं हो रही है, इसका मतलब आप सही दिशा पे काम नहीं कर रहे हो। और जो दिशा आप अपना रहे हो, जिस पे आप काम कर रहे हो, अगर वो सही दिशा होती तो आपको परेशानी होती ही नहीं। यही सत्य है कि अगर वो सच है या सही दिशा है तो आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, या होगी भी तो आप शिकायत नहीं करोगे, आप ताकत रखोगे उसे झेलने की, आप कभी उसका शिकायत नहीं करोगे, है ना। शिकायत करना मतलब कमजोरी, आपके अंदर कमजोरी, और जिसके वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम है। अपनी कमजोरी पे काम करो, ना कि दूसरे की शिकायत करो, ठीक है। आ रही बात समझ में बलविंदर जी? ठीक है दीदी, आप सही बोल रहे हो। हाँ, अपनी कमजोरी पे काम करो। अगर आप शिकायत कर रहे हो तो आप कमजोर व्यक्ति हो। कमजोर व्यक्ति ही शिकायत करता है, ताकतवर व्यक्ति कभी शिकायत नहीं करता, ये चीज याद रखो आप। वो किसी की शिकायत नहीं करता। दीदी पता क्या ना, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर शिकायत करने का और दूसरे के प्रति कहने का मतलब ये है कि दूसरे की कमजोरियों का वो मतलब नहीं है। लेकिन थोड़ा सा बस ये कोशिश जरूर रहती है कि दीदी जो लोग हमें देख करके जी रहे हैं ना, थोड़ा सा बस वो वाली दिल में बात आ जाती है कि उन्हें किसी प्रकार का जो वो हो ना हो। कौन जी रहा है? कौन जी रहा आपको देख के? नहीं, आपको देख के कौन जी रहा? आपकी माँ? आपकी माँ? दीदी माता। हाँ, तो माँ के लिए, गुरु से बढ़ के तो कोई चीज नहीं है। माँ के लिए काम करो ना। क्या आपकी बीवी इतनी तो बोल रहा हूँ नहीं, तो आप काम करना नहीं हुआ दीदी? क्या वो काम करना नहीं हुआ? क्या उसको हम काम करना नहीं बोलेंगे? लेकिन ये उम्मीद, जो रात को नींद अच्छी सुनो, जिससे उनको नींद अच्छी ना आए दीदी। लेकिन ये उम्मीद करना गलत है कि आपकी बीवी समझे। ये उम्मीद गलत कर रहे हो आप, बस इतना गलत कर रहे हो। तो ये कौन समझ रहा है? ये तो आपके सामने एक एक्सप्लेनेशन दी जा रही है दीदी। इस प्रकार की परिस्थितियां आ रही हैं, तब हम कैसे डील करें दीदी? बस उससे बाहर निकलो। नहीं, उससे बाहर निकलो। अगर परिस्थिति आपके कंट्रोल में नहीं है तो उस परिस्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करो, बस इतना ही किया जा सकता है। अगर कंट्रोल में है तो कंट्रोल करो, और नहीं तो बाहर निकलो, ठीक है। चलिए, नेटवर्क बहुत जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे ना यही व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है कि हम जो भी कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। मतलब हम हमेशा बाहर की ही बातें करते हैं, हम भीतर जो सोच रहे हैं उस पर काम क्यों नहीं कर पा रहे, और कहाँ ऐसा फंसे हैं कि हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। बस ये हमें समझना है। अगर ये समझ में आ गया तो ज़िंदगी आसान है,
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो आपको पकड़ के रखा है, आपने व्यक्तियों को पकड़ के रखा है। ठीक है, तो समझ में आ गया संदीप जी? आपको भी समझ में आ रहा है यहाँ जो भी बातें हो रही हैं? तो इसमें कहाँ कौन क्या धारणा रखा है, इस वजह से ही उसके जीवन में प्रॉब्लम है ना? समझ रहे मैडम। हाँ, एक तो ये होता है कि हमें पता भी नहीं है और हमें सीखना भी है, लेकिन फिर हमें बताना भी है। अगर आप ही बताने लायक होते या आपको ही समझ होती तो यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना? फिर आप अपनी ज़िंदगी खुद बेहतर बना चुके होते। और फिर यहाँ आके जो बताया जाता है उस पर काम करना चाहिए समर्पित होके, तभी वो काम आएगा। अगर आप समर्पित नहीं हो, आपको शक हो रहा है, संदेह हो रहा है, तो फिर आप यहाँ फालतू में आ रहे हो, कोई मतलब नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका ही दिमाग अच्छा चल रहा है, आप जो कह रहे हो वही सही है, तो फिर उस पर चल के देखो, समझ में आ जाएगा। अगर सही होगा तो काम कर जाएगा, नहीं होगा तो फिर सही दिशा ढूंढना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ पूछना है, गणेश जी कुछ पूछना है आपको? ठीक है, आपको संदीप जी कुछ बचा है प्रश्न की खत्म हो गया अभी आज का? नहीं, कुछ नहीं, वो जो सर्वे बताया था ना, पर्सनैलिटी का बोल रहे थे कि वो कंडीशन के हिसाब से डेवलप होता है, लेकिन उसमें भी क्या होता है कि सामने वाली पार्टी की 2-3 दिमाग एक साथ में आके एक क्वेश्चन का हल ढूंढते, मतलब जो एक आदमी सही तरीके से सॉल्व करने वाला होगा, 2-3 जन मिलकर उसको उल्टा कॉम्प्लेक्स कर देते। उसका जो बिहेवियर है, पहला जो बिहेवियर रहेगा किसी सिचुएशन की वजह से वो अगली सिचुएशन से मैच नहीं करता है, और हम बोलते कि आदमी इतना कैसा चेंज हो गया, अभी ये बोल रहा था और बाद में ऐसे अपोजिट कैसे हो गया। वो तो अपना स्वार्थ देखता है ना, उसका स्वार्थ कहाँ से पूरा हो रहा है, और जब उसको लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वो झुकने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए भी तैयार रहता है ना? वो कुछ भी कर सकता है, एक तरह से गिरगिट होता है। गिरदान को देखा है जो रंग बदलता है अपना, है ना? तो ऐसे व्यक्ति को फिर गिरगिट बोलते हैं। नार्सिसिस्ट वही है, गिरगिट। हाँ, एक सिचुएशन बोलना चाहता अभी की मेरी कि अभी जैसे मेरी मैडम ने वो मुर्गी के लिए और एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दिया है, और अभी उन्होंने जो समझाते हैं ना, जहाँ पे समझौता करते हैं, वहाँ से पुलिस स्टेशन एक नोटिस हुई है, उसमें से 498 दाखिल होता है। तो उधर मैं लास्ट वीक में गया तो मैं बोला ठीक है 12 आदमी के नाम डाले, तो डॉक्यूमेंट लेके आओ, फोटो वगैरह, पहचान पत्र। तो अभी मैं बात किया हमारे रिलेटिव के हिसाब से पुलिस स्टेशन में, तो वो वापस आना चाहती है। एक तरफ से बोल रही है कि एफआईआर दाखिल करूंगी, और दूसरी तरफ से मैसेज भेज रही है कि वो वापस आना चाहती है, आप भी तो रहना चाहते हो। ठीक है, वापस कैसे गए? नहीं, अगर वो वापस आना चाहती है तो शर्त रखो ना उसके सामने कि मैं जो कहूँगा वो करो, और जितना भी केस लगा है वापस ले लो, आके देखो कैसे रहना। आप जो कर रहे हो, आप सीख रहे हो, उसको बोलो तू भी सीख, क्योंकि तभी हम रह सकते साथ, नहीं तो हम नहीं रह पाएंगे। तू जिस दिशा जा रही है उस दिशा में नहीं चल सकता हूँ। ठीक है, नहीं सीखेंगे वो थोड़ा सा। हाँ, तो ये बुद्धि ज्यादा चलती है, तो फिर क्यों रहना, है ना? तब आप डायरेक्ट बोलो ना कि नहीं रहना फिर मुझे ऐसे व्यक्ति के साथ। अगर सामने वाला व्यक्ति आपके साथ रहना चाहता है तो कुछ चीज़ें होती हैं जो एक बाउंड्री होनी चाहिए कि इस बाउंड्री के अंदर ही हम साथ रह पाएंगे, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। फिर अलग ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है ना? रोज किचपिच करने से, रोज झगड़ा करने से अच्छा है कि ऐसा है मैडम, वो बाउंड्री करना चाहती है, वो बाहर जाके कुछ ना कुछ करेगी, ये अपने से नहीं जानने वाला, नहीं जान सकता। ठीक है, अब ये भी एक चीज़ है कि जो आप बोलते हो बाहर नौकरी करने वाली अपने से नहीं जमने वाला, अगर वो नौकरी करना चाहती है, नहीं जम रही है, तो फिर आपकी प्रॉब्लम है ना? नहीं, वो जो तो अपना प्रोजेक्ट करेगी उधर जाके, फिर वो काम है माथा बच्चे हर जगह देखी तो आगे पीछे हर दूर के सामने वही रिवीजन। अरे तो एक काम कर लो ना, नहीं एक काम कर लो, उसको उसकी जगह रहने दो, आप अपनी जगह रहो, और कभी बात करना हुआ, मुलाकात करना हुआ, आमने सामने आओ, रखो ही मत ना घर में, एक साथ रहो ही मत। उसको कमाने दो, आप कमाओ, उसको बोलो तू अपना खर्चा चला, मैं अपना खर्चा चलाऊंगा। वो अपने माँ बाप के पास रहेगी, ऐसे भी कॉन्टेक्ट में तो उससे चल ही रहा है ना, बात जल्दी सेपरेट होनी। नहीं, सेपरेट ऐसे नहीं हुआ जा सकता है ना। अगर दो लोग साथ हैं तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पे काम करना ही होता है, तभी साथ रह सकते, नहीं तो नहीं रह सकते। ठीक है,
अगर ऐसा चलाना चाहो, अगर हाँ पार्टी नहीं कर रही तो मतलब समझना नहीं, ये काम करना ही नहीं सर। तो फिर तो रहना ही नहीं है। नहीं तो फिर इससे तो सीधे प्रमाण हो रहा ना कि उसे रहना ही नहीं है। वो तो फिर एक वो है कि किसी तरह बचाओ या लालच। ये बोल रहे हो उसको नहीं रहना है, अभी बोल रहे वापस आने के लिए, ये कौन सा रोल हो गया? आप बोलते उसका व्यवहार है, इससे तो 8 महीने से पता हो रहा है कि उसको रहना नहीं, साथ आने का ऐसे क्यों बोल रही है? तो इसमें ये है कि देखो कि उसका किधर झुकाव ज़्यादा है, रहने की तरफ या अलग होने की तरफ, इस पे देखना पड़ेगा ना। अलग होने की तरफ भी है ना, और जिस कॉन्फिडेंस से बाहर घूम रही है तो जरूरत नहीं वैसे सूर्य को सीधी सीधी बात है, नहीं आना है। ठीक है, अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपको कुछ सोचना ही ना पड़े, है ना। सामने वाला सोचे, आप मत सोचो। आप सोच रहे हो इसका मतलब आप में आपके भावनात्मक ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो आप लोग इतना सोचते हो पत्नियों के लिए, है ना। मैं सेपरेट होना चाहता हूँ, लेकिन खुशियत से नहीं बनाना चाहती हूँ, उल्टा घुमा फिरा के उसको अल्टी पल्टी कराना। तो ये इच्छा आपने दिखा दी होगी कि मैं सेपरेट होना चाहता हूँ, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, इसलिए वो आपको परेशान कर रही है। हाँ, तो वो तो अपनी ताकत लगाएगी ना, तो वो अपनी ताकत लगाएगी, आप अपनी ताकत लगाओ। आप क्या कर सकते हो आप करो, वो क्या कर सकते हो वो करेगी। ठीक है, कानून तो दोनों के हिसाब से ही है ना कि किसके पास प्रूफ है, कौन क्या करना चाहता है, कैसे क्या है, वो सब उस पर ही डिसाइड होगा, है ना। किसी के करने से कुछ नहीं होगा, किसी के सोचने से कुछ नहीं होगा। जिसके खिलाफ जैसे सबूत होंगे, अगर आप अलग रहना चाहते हो, आपके पास सबूत है कि 7-8 महीने से नहीं रह रही है आपके साथ, आप अलग हो सकते हो, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं मंगलवार को। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी ज़िंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।